नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में दिसंबर माह की 3 तारीख बेहद ही अच्छे से याद रखी जाएगी कि 3 दिसंबर को पहले सत्ता का परिवर्तन होता है, कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है और बीजेपी की 5 साल बाद सत्ता में वापसी होती है। 10 दिसंबर की तारीख इसलिए भी याद रखी जाएगी क्योंकि उसी दिन मुख्यमंत्री कौन होंगे इस बात का ऐलान किया गया। 13 दिसंबर भी याद रखा जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में विष्णुदेव साय ने अपने 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण में शामिल हुए। और आज की तारीख इसलिए क्योंकि 9 दिन बाद 9 विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ ली। विष्णु के 9 रत्न तैयार हो गए, विष्णु सेना तैयार हो गई। सामने चुनौतियों का अंबार है, चुनौतियों का पहाड़ है। कैसे ये विष्णु सेना इस पहाड़ को पार कर पाएगी और कैसे चुनौतियों के पार जाके मिशन 2024 में 11 के 11 हमारे के नारे को धरातल पे पूरा करेगी, इसी विषय पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर जारी सस्पेंस खत्म हो चुका है। साई कैबिनेट के 9 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलवाई। जिस तरह से साई कैबिनेट में मंत्रियों को जगह दी गई है, माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। साई कैबिनेट में संभागों के साथ ही हर वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की गई। साई कैबिनेट में कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम केदार कश्यप, दयाल दास बघेल के साथ ही नए चेहरों में लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा को जगह मिली है। वर्गवार समीकरण को देखें तो एक सामान्य, एक एससी, 5 ओबीसी और 2 एसटी वर्ग को जगह मिली है। वहीं मंत्रिमंडल को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि एक बेहद संतुलित टीम बनी है। ये टीम छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी। एक बेहद संतुलित टीम, अनुभवी और दिग्गज नेता, युवा, ऊर्जावान, प्रतिभावान युवाओं को अवसर, तो बेहद संतुलित टीम बनी है। ये टीम छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी। खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का काम ये टीम करेगी और मोदी की गारंटी जन जन तक पहुंचाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। निश्चित रूप से बेहद संतुलित टीम बनी है। विधानसभा चुनाव के बाद एक लंबा इंतजार मंत्रिमंडल को लेकर करना पड़ा है। अब मंत्रिमंडल का इंतजार भी खत्म हो गया है। साई कैबिनेट के मंत्रिमंडल में 9 रत्न शामिल कर लिए गए हैं, जिनमें नए और पुराने चेहरों का सामंजस्य स्थापित करने की पूरी कोशिश की गई है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्र और जातिगत समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश बीजेपी करती नजर आई है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजू ने कहा कि 3 दिसंबर को जनादेश मिलने के बाद बड़ी मुश्किल से अब सरकार का गठन हुआ। अनुभवी नेताओं को छोड़ दिया गया। बीजेपी में इससे बड़ी उपेक्षा नहीं हो सकती है। बीजेपी की सरकार में कोई संतुलन नहीं है। पूरी सरकार असंतुलित हो चुकी है। जनता को सपना दिखाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। लगभग 20 दिनों से अधिक होने के बाद आज बड़ा मुश्किल से सरकार गठन हुआ और बड़े बड़े अनुभवी नेताओं को छोड़ दिया गया। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में इससे बड़ा उपेक्षा कुछ हो नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। मुख्यमंत्री के साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री और 9 मंत्री कैबिनेट में शामिल रहेंगे। इसके साथ ही एक मंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब देखना होगा कि इन मंत्रियों को कौन कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, PSTV। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से परेश बागबहरा जी जुड़े हुए हैं। आप वरिष्ठ विधायक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। परेश जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से युवा नेता प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। तीसरे मेहमान भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे। पहला सवाल मैं लेके आता हूं परेश जी आपके साथ, क्योंकि आप विधायक रह चुके हैं। मंत्रिमंडल का गठन हो गया, 12 मंत्रियों ने शपथ ले ली, मुख्यमंत्री सहित एक पद रिक्त है। कैसे आप देखते हैं सामाजिक समीकरण को देखते हुए, और संभागवार अगर समीक्षा की जाए तो सबसे ज्यादा सरगुजा संभाग को महत्व दिया गया। सीएम सहित 4 चेहरे सरगुजा से शामिल किए गए हैं। कैसे देखते हैं इसे परेश जी आप? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो सबका साथ, सबका विकास,
सबका प्रयास सबका विश्वास, इस सिद्धांत पे आगे चलती है और उसी आधार पर हर एक संभाग से प्रतिनिधित्व दिया गया, हर एक वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है और इस तरीके से एक अच्छा मंत्रिमंडल यहाँ पर बनाया गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जो मंत्रिमंडल है, जिसमें कि जो पुराने अनुभवी लोग हैं और जो नए ऊर्जावान लोग हैं, इनका एक आदर्श कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन वाली इस प्रकार की पार्टी है जहां पर कि पुराने लोग नए लोगों का वेलकम करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं आइए हम सब मिलकर के देश की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। परेश जी मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि बेहतर संतुलन के साथ मंत्रिमंडल का गठन किया गया। सरगुजा से 4, बस्तर से केवल 1, कैसे आप इसको बेहतर संतुलन कहते हैं क्षेत्रवार? देखिए, बस्तर से केवल 1 नहीं है, बस्तर से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है परेश जी, मैं मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, मैं लौटूंगा परेश जी, पहला ही सवाल है, मैं लौटूंगा, अभी पूरा डिबेट बचा हुआ। अजय जी, कैसे आप देखते हैं इन विष्णु सेना के 9 रत्न आज और 3 पहले, मतलब 12 की सेना को आप कैसे देखते हैं? लोकसभा की संख्या 11 है छत्तीसगढ़ में। देखिए अवधि जी, सबसे पहले तो मुझे इस बात से सहमत हूँ कि विष्णु सेना है। ये विष्णु सेना न होकर माननीय मोदी जी और अमित शाह की सेना है। सर, मतलब एक ही है अजय जी, देखिए आप सब लोग के में मत पड़िए, मतलब एक ही है। प्लीज कंप्लीट। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है देश का संविधान। संविधान के आर्टिकल 164 के अंतर्गत अपने मंत्रिमंडल का गठन माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। बिल्कुल सही। लेकिन ये स्थिति यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं है। आप देख लीजिए, अमित शाह जी कुनकुरी की सभा में गए, विष्णुदेव साय को महत्वपूर्ण आदमी बनाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा, ये घोषणा की गई। रायगढ़ गए, ओपी चौधरी की चुनावी घोषणा में वहां पे किया गया, ओपी चौधरी को बड़ा आदमी बनाऊंगा। ये 2 प्रमुख बातें इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि माननीय अमित शाह जी और मोदी जी ने दिल्ली के एसी चैम्बर में बैठकर जो मंत्रिमंडल के सारे नामों को निर्णय लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज मेरे मित्र परेश जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज मुझे बता दीजिए, अजय चंद्राकर जी 5 बार के विधायक, अमर अग्रवाल 5 बार के विधायक, राजेश मूणत 4 बार के विधायक, इनके गोमती साय, इनके रेणुका सिंह से लेके अजय चंद्राकर, सारे बड़े बड़े नेता, मैं 11 से 12 नाम गिना सकता हूं। ऐसे सारे दिग्गज नेताओं को साइडलाइन करके आखिर ये क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो सीधा अंदेशा है कि जिस प्रकार से 11 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करके नए चेहरों को मौका दिया गया है, गुटबाजी अंतकाल चरम पे होगा। दूसरा आखिरी बात स्पष्ट कर दूं, ये पूरा जो कवायद है विभिन्न वर्ग को साधने के लिए, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए लोकसभा चुनाव को टारगेट करके बनाया गया है। लेकिन उसके चक्कर में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी अंतकाल चरम पे। आज 3 दिसंबर को रिजल्ट आता है, 19 दिन हो चुके हैं, 19 दिन के बाद क्यों मंत्रिमंडल का गठन? ठीक है अजय जी, मैं लौटूंगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है संविधान के 91 संशोधन में जिस तरह से इसका जिक्र किया गया 2003 में कि 15% मंत्रिमंडल का साइज हो सकता है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है जी। ऐसे में आप तमाम वरिष्ठ नामों को गिना रहे हैं। ये भी बात सच है कि 2018 में जब कांग्रेस 68 सीटों के साथ आई, उस समय भी कई वरिष्ठ नाम छूटे थे। बोधराम कंवर का नाम ले लीजिए, रामपुकार सिंह का नाम ले, कई ऐसे नाम, छोड़ देते। ठीक है, हम छोड़ देते। देखिए, कोई भी अगर मंत्री बनेगा तो पहली बार बनेगा। 2003 की तस्वीर आप याद कर लीजिए, शशांक जी हमारे साथ बैठे हुए, उनको बहुत अच्छे से याद होगा। राजेश मूणत पहली बार जीत के आए, मंत्री बन गए। केदार कश्यप पहली बार जीत के आए, मंत्री बन गए। एक छोटा सा निवेदन करना चाह रहा हूं। प्लीज। राजेश मूणत जी 3 बार मंत्री रहे, अजय चंद्राकर जी 3 बार मंत्री रहे, अमर अग्रवाल 3 बार मंत्री रहे, धर्मलाल कौशिक लगातार मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदारी वाले पदों पर रहे। मेरा एक ही छोटा सा प्रश्न है, भाजपा के प्रवक्ता और यहाँ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, आखिर इनको साइडलाइन करने का कारण क्या है? आज अजय चंद्राकर जी विधानसभा में सबसे सक्रिय और इनके प्रवक्ता के रूप में, तजसरा नेता के रूप में प्रतिष्ठित है, आखिर उनको क्यों साइडलाइन कर दिया गया? मेरा एक ही निवेदन है, आज उनके अनुभव को, उनके मंत्री पद के अनुभव को, लगातार प्रवक्ता के अनुभव को, आज उनको क्यों साइडलाइन कर दिया गया? मैं जवाब लेकिन पहले मैं जवाब लूं परेश जी से। मैं एक बार शशांक जी का रुख करना चाहता हूं। शशांक जी, आपका स्वागत है। आप थोड़े देर से जुड़े, बस डिबेट शुरू हुआ है। आप इस पूरे मंत्रिमंडल को कैसे देखते हैं? मैं जाति वर्ग पे आपसे बात करूंगा। ओबीसी के 6 मंत्री शामिल किए गए, ओबीसी के 6 मंत्री शामिल हुए, एसटी के 3 मंत्री, एससी के 1, सामान्य अन्य कैटेगरी से 2 मंत्रियों को शामिल किया गया, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मिला के। कैसे देखते इस विभाजन को? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जब सरकार का गठन होता है तो हम ये जो संवैधानिक पद हैं इनको जाति और क्षेत्र से परे रखकर यह सरकार जनता के कल्याण और जो राज्य के विकास में किस तरह से काम करेगी उसका संतुलन पर पहले विचार करना चाहिए। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि हम जातिवाद के चक्कर में इनकी योग्यताओं को हम दरकिनार कर देते हैं। मैं मानता हूं
कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, इनके जो प्रयोग धर्मिता है वो बहुत अद्भुत है, वो हमेशा चौंकाते हैं। अभी तक हम ऐसा मानते रहे कि देखिए सरगुजा और बस्तर, ये दोनों से जो टोटल सीटें आती है 26, उनमें से 14 एक तरफ से आई हैं और 8 दूसरी तरफ से आई है। लेकिन वहां से एक तरफ से 4 मंत्रियों को लिया गया है, बस्तर से केवल 1 मंत्री को लिया गया है। बिल्कुल परेश भाई कह रहे थे कि चूंकि अध्यक्ष बस्तर से हैं, इसलिए शायद 1 मंत्री को लेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी 1 मंत्री की गुंजाइश बची हुई है, इसलिए अभी ये कहना सही नहीं होगा कि केवल 1 होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये क्षेत्रीयता और ये जाति से ऊपर उठकर अगर आप देखेंगे तो ये मंत्रिमंडल मुझे लगता है कि नई पीढ़ी का मंत्रिमंडल है, जो बार बार मोदी सरकार कह रही है कि इंडिया विकसित भारत @2047, उसके लिए आपको एक नई पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी। राज्य की कमान अब एक नई पीढ़ी ने संभाल ली है, ये बात सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये नई पीढ़ी 2047 के लिए तैयार की गई है और मुझे लगता है उस आधार पर ये मंत्रिमंडल का गठन किया। ठीक है परेश जी, विकसित भारत 2047 नई परिकल्पना है। 2047 तक भारत को विकसित राज्य, विकसित देश बनाना है। कितनी चुनौती मानते हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में? आने वाले 5 साल के बाद नई सरकार ने कमान संभाल ली है, विष्णुदेव साय नए चेहरे हैं, वरिष्ठ है, विधायक सांसद सब रह चुके, केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके, लेकिन छत्तीसगढ़ में बतौर मुख्यमंत्री नए हैं। उनके मंत्रिमंडल में जिन नामों को शामिल किया गया, 5 ऐसे हैं जो पहली बार जीत के आए। कितनी चुनौती मानते हैं आप इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी जो ये मंत्रिमंडल बना है, यहाँ पर जो सरकार बनी है, और किसी प्रकार की जो चुनौती की बात जो कहा जा रहा है, कहीं कोई चुनौती नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में दायित्व का परिवर्तन होता है। किसी को कोई दायित्व दिया जाता है, किसी को कोई दूसरा दायित्व दिया जाता है, और यहाँ का जो कार्यकर्ता है वो उसको सहर्ष स्वीकार करके अपनी पूरी सक्षमता के साथ उसका जो है निष्पादन करता है। और जहाँ तक आदरणीय गंगवानी जी भी बोल रहे थे कि यहाँ पर गुटबाजी है, ये है, वो है, वो तो कांग्रेस में देखिए ना, रोज पत्ते झड़ के नीचे पतझड़ की तरह गिर रहे हैं। कहाँ पर गुटबाजी है, क्या नहीं है, कैसे कैसे वहाँ आरोप लग रहे हैं। 7 लाख रुपए उसने ले लिया, शैलजा जी ने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। ये सब जो जिनके घर खुद अपने शीशे के हों, वो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं मारा करते। बिल्कुल सही। गंगवानी जी जवाब दे दीजिए, आपका घर शीशे का, आप दूसरे के घर पे पत्थर मारने पे जुटे हुए, परेश जी ऐसा कह रहे हैं आपको? देखिए, परेश जी की बात से मैं सहमत भी हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण देखिए ये है कि जब सत्ता से हटते हैं तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनके लिए व्यक्तिगत स्वार्थ, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पार्टी की विचारधारा से बढ़ के होती है। अगर ऐसे व्यक्ति छोड़ के जा रहे हैं, स्वागत है। ऐसे लोगों के जाने से कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी बैठे, उन्होंने 2 से 3 बातें कही। सबसे पहले ना 2047 की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको 9.5 साल के आंकड़े दे देता हूँ। आज जब 2000 बने तो उसमें 55 लाख करोड़ ऋण था, आज 3 गुना बढ़ के 155 लाख हो गया। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा करने वाले लोग क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच गई? आज हम भुखमरी इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी नीचे हैं। तो कहना और करना 2 अलग बातें हैं। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण है कि एक आंकड़े छोटे से और दे दूं आपको। आज 6 मंत्री ओबीसी से, 3 मंत्री आदिवासी वर्ग से, 2 मंत्री सामान्य वर्ग से, 1 मंत्री एससी से। दूसरा संभाग में भी बात कर देता हूं। रायपुर संभाग से 2, बिलासपुर संभाग से 2, दुर्ग संभाग से 1, बस्तर से 1, सरगुजा से 3। मतलब ये सारे समीकरण आप देख लीजिए। मैं शशांक जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि विभिन्न वर्ग को साधने के लिए उसका प्रयास नहीं किया गया है। सारे संभाग को प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बार जायसवाल वर्ग से श्याम बिहारी जायसवाल जी को, देवांगन समाज से लखनलाल देवांगन को, तो पूरी कवायद रस्साकशी जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं आपके चैनल पे, सारे निर्णय माननीय मोदी जी और अमित शाह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव की जीत के लिए ले रहे हैं। तो इसके चक्कर में यहाँ 11 से 12 वरिष्ठ जो नेताओं को साइलेंट कर दिया गया। और यह स्थिति अवधेश जी न केवल छत्तीसगढ़ में, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान साइडलाइन है। रमन सिंह को मैं डिमोशन मानता हूं। अगर कोई व्यक्ति 3 बार मुख्यमंत्री रहा है, वो विधानसभा उपाध्यक्ष है, तो ये विधानसभा अध्यक्ष है, ये महत्वपूर्ण है। आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं देखिए संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण ये है परेश जी, आप क्या मुख्यमंत्री पद को ऊंचा मानते हैं? विधानसभा को बता दीजिए, सत्य की जनता सुन ले आपकी बात को। विधानसभा अध्यक्ष जो है, देखिए मुख्यमंत्री, आप पढ़ लीजिए संविधान को, मुख्यमंत्री पद को बड़ा पद माना जाता है। आप चेक करिए, राज्यपाल के बाद विधानसभा अध्यक्ष का ही पद माना जाता है। ये आप लगातार वरिष्ठ नेताओं को साइलेंट करें, न केवल छत्तीसगढ़ में, न केवल
केवल सही मध्य है। प्रदेश में, आप गलत न चीज केवल पर जा रहे राजस्थान हैं। में, मैं आपको ये ठीक महत्वपूर्ण है, ठीक है गंगवानी जी, कि गंगवानी जी मैं लौटूंगा आपके अधिनायकवाद पास। हावी है, इस बात को स्वीकार गंगवानी करने जी की मैं आप- लौटूंगा आपके पास। जो परेश जी मैं आपके पास भी ट्रिलियन डॉलर की लौटूंगा। बात कर रहे थे। परेश जी मैं लौटूंगा। परेश जी आप अपनी बारे में जवाब दीजिएगा। ट्रिलियन 5 ट्रिलियन ठीक है, हम जाएंगे उन तमाम चीजों पे जाएंगे। एक बार मैं शशांक जी का रुख कर ले तो शशांक जी, आज पहला ही दिन है मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, अब तक जो है सूची नहीं आई है, पोर्टफोलियो क्या होगा। वायरल सूचियां कहीं घूम रही है मार्केट में, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही कि ये अमुक हो जाएगा। पोर्टफोलियो का बंटवारा, उसके बाद राज्य का विकास कैसे आप देखते हैं, चुनौती क्या मानते हैं आप? लंबे समय से सरकारों को आप देखते आ रहे, उनके कार्यकलापों को आप बेहतर तरीके से देखते आ रहे, व्यक्ति विशेष के अनुभवों को भी आप देखते आ रहे कि अगर कोई व्यक्ति अगर इंटरेस्ट लेके एक्सप्रेस वे बना देता है तो उससे छत्तीसगढ़ की रायपुर की जनता को लाभ मिलता है, और ठीक दूसरी तरफ स्काई वॉक भी बनता है तो विवादित ढांचा 5 साल तक अपनी जगह पे खड़े रहता है। वो विवादित ढांचा कहाँ रहा? परेश जी मैं लौटूंगा, परेश जी मैं लौटूंगा आपके कभी पास। निर्णय नहीं हुआ उस परेश बारे जी में। मैं लौटूंगा आपके पास। मेरा सवाल शशांक जी से है, मैं जी। शशांक जी से एक बार जवाब ले लेता, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए, शशांक जी जवाब दे मैं ऐसा मानता हूँ कि हर सरकार के सामने एक चुनौती होती है। बिल्कुल। अभी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि जो खजाना है वो लगभग खाली है। बिल्कुल। तो राजस्व को बढ़ाकर जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उसको पूरा करना, ये मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो प्रदेश के अंदर में अर्थव्यवस्था, जिसमें केवल कृषि नहीं है। हम जब तक उद्योगों को बढ़ावा नहीं देंगे, सेवा के क्षेत्र को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक रोजगार के वैकल्पिक अवसर खड़े नहीं होंगे। हमें लगता है कि उद्योग, व्यापार और सेवा के क्षेत्रों में वृद्धि कैसे होगी, हम एक जो बड़े बड़े उद्योग खनिज आधारित लगा रहे हैं, इसके अलावा जो गैर खनिज आधारित उद्योगों का विस्तार कैसे होगा, ये कैसे कर पाएगी सरकार, मुझे लगता है ये बड़ी चुनौतियां हैं। दूसरी बात जो अजय भाई कह रहे थे, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी का एक अपना एक उनकी दिशा निर्देश होता है, बिल्कुल, एक नीति बिल्कुल। होती है, अपनी उस प्लानिंग आधार होती पर है। तय करते हैं। बिल्कुल सर। तो इसलिए मुझे लगता है किसी एक पार्टी के किसी निर्णय पर दूसरी पार्टी के उस पर मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। और जो बात परेश भाई ने कही, मैं इस बात से सहमत हूँ कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, बिल्कुल। इसमें तीनों के सर्वोच्च जो पद होते हैं वो उनमें define, आपस में well कोई defined तुलना है। नहीं की जा सकती, तीनों सर्वोच्च है। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि आप डॉक्टर रमन सिंह को अगर विधानसभा के अध्यक्ष बना दिए तो डिमोशन, ऐसी मुझे लगता है ये बात उचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल संवैधानिक बिल्कुल दृष्टि से। बिल्कुल। मैं अजय जी आपसे सवाल ये है कि आप लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि 11-12 नेताओं को साइड कर दिया गया, अनुभवों को साइड कर दिया गया, अब ये विवाद हो रहा है। आपके पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि 1 महीने बाद पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या बनी है छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के गठन के बाद। लेकिन शशांक जी ने जिस बात को उल्लेखित किया कि पार्टी की अपनी एक निर्णय होता है, पार्टी की एक प्लानिंग होती है कि हमको आने वाले 20 साल बाद क्या करना है। 2000 में जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और उस समय जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो आपको भी पता है विद्याचरण शुक्ल जी कितने प्रबल दावेदार थे, उनको दरकिनार करके अजीत जोगी को बनाया गया, आदिवासी कोटे से बनाया गया। 2016 में उनकी जाति खारिज हो गई। ये तमाम चीजें पार्टी का एक इंटरनल लाइन रहता है जिस पे पार्टियां चलती है। मैं आपके पास इसलिए मैं थोड़ी सी टिप्पणी कर दिया मैं कि आपने जो कहा कि डिमोशन, और शशांक जी ने जो कहा कि तीनों ही विधायिका कार्यपालिका में जो अलग अलग डिफाइन है, हम उसको कैसे एक साथ तुलना कर सकते। परेश जी मेरा सवाल आपसे है कि अगर मेरे को आपने पूछा तो मैं जवाब मैं लौटूंगा एक बार परेश जी के पास, आप ही के सवाल को लेके जाता हूं। परेश जी, अगर 11-12 बड़े वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया मंत्रिमंडल में, नाम भी सबके सामने, अजय चंद्राकर है, धर्मलाल कौशिक है, विक्रम उसेंडी है, रेणुका सिंह है, गोमती साहब, तमाम नाम है, अमर अग्रवाल है, तमाम नाम है, अगर इन्हें दरकिनार किया गया तो जवाब तो देना पड़ेगा कि क्यों दरकिनार किया गया। और जो सवाल उठ रहे हैं लगातार परेश जी, देखिए दरकिनार नहीं किया गया है, ये सारे लोग टीम में शामिल हैं। ये 35 जो एमएलए चुन करके आए हैं उनमें से कुछ लोगों का दायित्व जो है मंत्री पद के रूप में उनको दिया गया। परेश जी 54, 35 सॉरी, कांग्रेस 35 कांग्रेस के जो लोग 54 बीजेपी तो ये हाँ 35 कांग्रेस के लोग जीत के आए हैं, जो 54 लोग बीजेपी के लोग जीत के आए हैं, सब एक जगह शामिल है, एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर के इस सरकार को पूरी तरीके से मजबूती के साथ चलाएंगे। और ये डबल इंजन की सरकार है। और यहाँ पर किसी प्रकार, जिस प्रकार से 5 साल का कुशासन यहाँ पर चला है और जिस तरीके से लूट खसोट यहाँ पर पूरे प्रदेश में किया गया है और जिस तरीके से हर एक क्षेत्र में
दुनिया भर के राजस्व की चोरी यहाँ पर की गई और किसानों के नाम से उधारी लेकर के, ऋण लेकर के कहीं और जगह बंदर बाट किया गया है। इनके बहुत से लोग अभी भी जेल के अंदर पड़े हुए हैं। इस प्रकार के कुशासन से निपटना है। यहाँ पर जो दुनिया भर के नौजवानों के साथ उसके नौकरियों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है, हर एक निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस सबको भी लाइन में लाना है। और जो आदरणीय शशांक जी बोल रहे थे कि यहाँ पर जो यहाँ की जीडीपी को मजबूत करना पड़ेगा राज्य सरकार की, आप देखिए जो 3 बार का कार्यकाल माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का रहा, उस समय यहाँ की जीडीपी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और 9 साल में जो देश की जो जीडीपी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है। 70 साल में ये ले दे करके 100 लाख करोड़ रुपए के जीडीपी में आए थे, जो 9 साल में बढ़ करके 200 लाख करोड़ रुपए तक। ठीक है, मैं जवाब ले लो। अजय जी जवाब दे दीजिए पहले आप। देखिए 3 से 4 बातें। सबसे पहली बात है अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो आपको स्पष्ट कर दूं, इन 5 सालों में चारों क्षेत्र जो प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं, कृषि, सेवा और इंडस्ट्रियल जो है, तीनों क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का जो प्रदर्शन है वो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की तारीफ करती है। दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे केंद्र की मोदी सरकार लगातार सौतेला व्यवहार करती रही। लास्ट टाइम में चैनल बैठा था, आपने मेरे आंकड़ों को अपडेट किया था, आपके आंकड़ों के अनुसार 30,000 रुपए अभी भी छत्तीसगढ़ का पैसा देना केंद्र सरकार का बाकी ये है। बिल्कुल गलत बात है। परेश जी पहले अजय जी को कंप्लीट करने दीजिए। परेश जी मुझे बोलने का मौका बिल्कुल मौका दूंगा मैं आपको, एक बार अजय जी को कंप्लीट करने दीजिए। अजय जी आप कंप्लीट कीजिए। दूसरा ये स्पष्ट है कि अगर 30,000 करोड़ रुपए हमारा दे दिया गया होता तो छत्तीसगढ़ में डर नहीं होता। दूसरा देखिए, शशांक शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हमको अर्थव्यवस्था को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से अरेंजमेंट करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, 12,992 करोड़ का अनुपूरक बजट लाया गया। एक छोटी सी योजना, मेहतारी वंदन योजना, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि इस योजना के दम पे हम सरकार में सफल रहे। इनके खुद ही के दावे हैं कि 60 लाख फॉर्म भराए गए, 1,000 रुपए का इनका कमिटमेंट है। 60 लाख महिलाओं के इनके हिसाब से भी जाएंगे, वैसे महिलाएं 70 लाख है। आप 60 लाख का क्वेश्चन कर लीजिए, 600 करोड़ रुपए लगेगा। ये अनुपूरक बजट 4 महीने का है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपको 2400 करोड़ का अरेंजमेंट करना था, आपने मात्र 1200 करोड़ का अरेंजमेंट किया। तो आपकी नियत नीति मंशा दिख रही है। दूसरा, किसानों की बात से मैं सहमत हूं शशांक जी की, 70 से 80% जनसंख्या छत्तीसगढ़ किसानी कार्य से जुड़ी है। आप 3100 रुपए की बात कर रहे हैं, आपको 40,300 करोड़ रुपए लगेगा। अगर मार्कफेड के माध्यम से ऋण भी मिलेगा 29,000 करोड़, तो भी 11,300 करोड़ रुपए की व्यवस्था आपको करनी है। क्या आपने अनुपूरक बजट में किसानों को 3100 रुपए का वादा किया है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की बात की है, उसका कोई योगदान है क्या? पहली बात, मेहतारी वंदन में आपको 2400 करोड़ की जगह 1200 करोड़ करते हैं। तीसरी बात, आपने रसोई गैस सिलेंडर की बात की है, 979 पे 500 रुपए में देंगे, 479, उसके लिए आपको 700 करोड़ रुपए लगेगा। उसके लिए पूरे बजट में कोई दिक्कत नहीं है। तीनों बातें दिख रही है कि आपकी नियत नीति मंशा वादे पूरे करने की अजय जी मैं लौटूंगा आपके पास, एक छोटी सी टिप्पणी कर देता हूं आपके इस पूरे जवाब पे। मुझे याद है कि पिछले सरकार के, आपके कांग्रेस पार्टी की सरकार पे जब शराबबंदी को लेकर सवाल बार बार उठे थे, 5वें साल तक उठे थे, आचार संहिता लगने के 2 दिन पहले तक सवाल उठे थे, उस वक्त आपके पार्टी के जिम्मेदार नेताओं ने कहा था कि घोषणा पत्र जो होता है 1 दिन का नहीं होता है, 5 साल के भीतर उसको लागू। मैं आऊंगा आपके 5 साल के भीतर, धान खेती 5 साल के भीतर धान खरीदी चालू है, नवंबर से धान खरीदी चालू है, ठीक है, वो चीज प्रक्रिया में है, तो आपको घोषणा तुरंत करनी पड़ेगी ना उस चीज के लिए। शराबबंदी तो ठीक है, मैं मान लेता हूं उस बात को, लेकिन अगर धान खरीदी 1 नवंबर से चालू है, आप 21 क्विंटल के भी आदेश आपने परसों जारी किया, लेकिन 3100 रुपए से खरीदेंगे, उसकी व्यवस्था कैसे होगी? वो फंड तो बताएंगे ना। शो आप करवा रहे हैं। ठीक है परेश जी 20 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से नहीं आया, अगर नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस लगा देते। अगर आपके पास उसका संवैधानिक अजय जी माफ कीजिएगा, परेश जी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। परेश जी बीच में बोल रहे हैं। ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। परेश जी आप कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट। बिना सोचे समझे कुछ भी आंकड़ा परोस देना, इतना पैसा नहीं मिला, ये नहीं मिला। अगर आपको पैसा नहीं मिला, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां पर आप जाके पूछिए कि संवैधानिक रूप से ये पैसा हमको मिलना था, हमको नहीं मिला। आपके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, आपके शराब कांड में जो लोग फंसे हैं उसके लिए आप 5-5 बड़े बड़े वकील वहां पर खड़े करते हैं। कोयले घोटाले में आप 3-3 बड़े बड़े वकील जिनके 25 लाख रुपए का फीस है उनको खड़े करते हैं। तो आप ये जनहित के मामले में आप यहाँ पर खड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अजय जी मैं लौटूंगा। मैं एक बार शशांक जी का रुख कर लेता हूँ। मैं शशांक जी का रुख कर लेता हूँ। शशांक जी, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, आपने चुनौतियों पर भी चर्चा कर ली कि ये अमुक चुनौतियां होंगी।
लोकसभा का चुनाव 4 महीने बाद होना है। लोकसभा चुनाव के बाद भी पौने 5 साल का बड़ा टारगेट है सरकार के सामने। कैसे पूरा होगा इन मंत्रिमंडल को लेके? और एक नाम जो शेष है, क्या लगता है कि वो कब तक हो पाएगा? इसलिए सवाल है क्योंकि पिछली सरकार ने 1 साल बाद 2019 के आखिरी में 13वें मंत्री के रूप में अमरजीत भगत को शपथ दिलाई थी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, या अभी हम जो बार बार कह रहे हैं कि इन वरिष्ठ लोगों को दरकिनार कर दिया गया है, 11 सांसद जो लोकसभा के लिए चुने जाएंगे, उनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुए, मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रत्याशी अभी निर्वाचित विधायकों में से ही बहुत सारे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो उसका एक मूल्यांकन पार्टी करेगी, कौन कौन लोकसभा में जा रहा है, कौन कौन प्रत्याशी बन रहा है। उसके बाद मुझे लगता है कि तय करेंगे कि वो जो 13वां मंत्री है वो कौन होगा। बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने कही कि ये जो मंत्रिमंडल है ये किस तरह से करेगा, मैं आपको एक उत्तर देना चाहता हूँ जो अजय भाई जो बार बार कह रहे थे। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी तो जो राजीव गांधी न्याय योजना की 4 किस्तें बंटती थी, उसकी पहली किस्त 21 मई को बंटती थी। बिल्कुल। राजीव गांधी जी की जो शहादत दिवस है उस दिन बंटती थी। तो वो निश्चित तौर पर जो मुख्य बजट आता था फरवरी मार्च में, उसमें ही वो बजट का प्रावधान होता था। बिल्कुल। तो ये भी सरकार जो 31 रुपए का जो अतिरिक्त जो राशि है वो जब मुख्य बजट लाएगी उसमें इसका प्रावधान करेगी। ठीक है शशांक जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। शशांक जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, परेश जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ में विष्णु सेना का गठन हो गया। 9 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। कुल संख्या 12 तक पहुंच चुकी है। 15% के हिसाब से एक और मंत्री का गुंजाइश बचता है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे 2024 के अपने उस टारगेट को पूरा किया जाए जो 2004 से लेकर 2019 तक के हुए लोकसभा चुनाव में उस टारगेट तक बीजेपी नहीं पहुंच पाई है। तमाम समीकरण, तमाम इशारे बताते हैं कि बीजेपी के सामने अभी मिशन 2024 एक बड़ी चुनौती है जिसको पार पाने के लिए छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक रणनीतियों का दौर लगातार जारी है। लेकिन कुल मिला के ये कि अब नई सरकार का गठन हो चुका, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका, मंत्रिमंडल के सामने, सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ। इन चुनौतियों को पार करते हुए बीजेपी आगे बढ़ेगी और फिर से एक बार चुनाव में जाएगी। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।